नमस्कार बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने सारा कुछ बेसिक क्लियर कर लिया था, जितना भी था कार्बन को लेकर जितने बेसिक्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए थे, और यौगिकों के क्या गुण होते हैं वैसे उसकी बात तो हमने वहाँ पर कर ली थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बोल के समझाया था। यहाँ पर हम इसको लिख के समझेंगे। अच्छा, वहाँ पर मैंने सहसंयोजी की जगह कार्बनिक वर्ड यूज़ किया था, तो बात एक ही होती है, सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक कौन से होते हैं यार? जिनके बीच में सहसंयोजी आबंध बने, है ना। ये सब आबंध वगैरह तो आपको बता ही दिया मैंने लास्ट वाली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी हमने कर ली थी। ठीक है, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो सभी कौन से यौगिक बोले जाएंगे? सहसंयोजी बोले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सभी सहसंयोजी यौगिकों को आप कार्बनिक यौगिक नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब समझ लो, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे NH3 जो है ये भी एक सहसंयोजी यौगिक है। क्या इसके अंदर कार्बन है? नहीं, तो ये कार्बन का यौगिक हुआ ही नहीं, तो मैं हर एक सहसंयोजी यौगिक को कार्बनिक यौगिक नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन हर एक कार्बनिक यौगिक को सहसंयोजी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ी सी कंफ्यूज तो नहीं हो गए पहले ही स्टार्टिंग में ही? नहीं यार, कंफ्यूज मत हो ना, देखो बताने वाली बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं वो सब कार्बन के ही होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? तो अब बाकी के जो 3 टॉपिक्स हमने क्लियर करने हैं, मतलब इस वीडियो के अंदर पहला तो उसमें यही है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो होगा वो इनके बीच का अंतर होगा। ठीक है, मतलब सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिकों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट टॉपिक इसी वीडियो के अंदर खत्म करेंगे कार्बन के अपर रूप, जिनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा एग्जाम्स के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके भौतिक गुण और उनके बीच में कभी कभी अंतर स्पष्ट करने के लिए भी आ जाता है, तो सारा कुछ यहीं पर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपना इसी से स्टार्ट करते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। हाँ जी, तो सहसंयोजी यौगिकों के गुण। इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच के जो अंतर परमाणु बल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ रखा है यार कि किसी भी 2 परमाणुओं के बीच में अगर बल जो है बहुत कम है तो वो आसानी से टूट जाएगा। थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर उसे मिलेगी तो वो बल टूट जाएगा, और जो परमाणु होंगे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक होता क्या है आप लोगों को पता ही होगा। गलनांक भी एक तापमान होता है, क्वथनांक भी एक तापमान होता है। गलनांक उस तापमान को बोलते हैं जिस पर कोई भी ठोस किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए। और क्वथनांक वो तापमान होता है जिस पर आकर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, है ना। तो इसके जो कण होंगे, जैसे मान लो कोई भी एक ठोस पदार्थ है लेकिन वो है सहसंयोजी यौगिक और कार्बन का वो यौगिक है, हमने उसको हल्का सा गर्म किया ना तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। या अगर मान लो कोई एक द्रव है, ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल को जरा से भी हीट देते ना, ये समझ लो कि अगर आपने पेट्रोल को बाहर खुला भी छोड़ दिया ना तो भी वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वो वाष्पशील होते हैं, जैसे मैंने 3rd पॉइंट लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, ये यौगिक आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, अतः ये वाष्पशील होते हैं। तो वाष्पीकृत होने का रीजन क्या होता है? जब इनके बीच के जो बल होंगे वो बहुत कम है, तभी तो आसानी से हल्की सी भी ऊर्जा लेने पर ये बल टूट जाते हैं। ठीक है, और ये टूटने के बाद इनके जो कण होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। तो वाष्पीकरण होना भी बहुत आसान है, और गलनांक और क्वथनांक तो बहुत कम होते हैं, यानी कि थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये परिवर्तित हो जाते हैं, अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट? पक्का समझ में आया? इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके अंतर परमाणु बलों को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो सिंपल सी बात है यार, विद्युत का कुचालक कौन हो सकता है या विद्युत का सुचालक कौन हो सकता है? जिसके पास मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, विद्युत चलती किसके ऊपर है? विद्युत प्रवाहित किसके ऊपर होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे भाई, कार्बनिक यौगिक के अंदर या फिर जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, सबकी साझेदारी हुई हुई होती है ना, सब आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो मुक्त रूप में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो जिस वजह से इनके पास विद्युत का जो संचालन है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इनके जो पदार्थ होते हैं या ये वाले जो यौगिक होते हैं ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। समझ में आ गए आपको तीनों गुण? बिल्कुल इजी थे, कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको नोट कर लो तब तक। अपना अगला टॉपिक है आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिकों के बीच का अंतर। ठीक है, बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर आपको होगी नहीं, क्योंकि सबका रीज़न जो होगा नॉर्मली एक ही होगा, यूजुअली सबका ही रीज़न एक होगा। ठीक है, अगर आपको अंतर परमाणु बलों वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो ये सारे डिफरेंसेस आप इजीली कर सकते हो, यूं ही इजीली। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण आदान प्रदान से बनते हैं। ठीक है, अब देखो आयनिक यौगिकों के अवयव क्या होते हैं? अवयव का मतलब तो समझते हो ना, टुकड़े, यानी कि किससे मिलकर वो बना है। ठीक है, तो आयनिक
यौगिकों को तो मतलब आपको भी पता होगा कि आयंस से मिलकर बनते हैं हमेशा, जितने भी आयन होते हैं। अब आयन कैसे बनते हैं बच्चों? आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। अगर किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एक आयन बन जाएगा, ठीक है, या कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी वो एक आयन बन जाएगा। और ये दोनों आयन जब जुड़ते हैं तभी तो आयनिक यौगिक होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण आदान प्रदान से बनते हैं। समझ में आया? और इसके अवयव कौन होते हैं? इसके अवयव आयन होते हैं हमेशा। समझ में आया? इसके अवयव कौन होते हैं? आयन, यानी कि आयन से मिलकर बनते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के अंदर ऐसा नहीं होता। सहसंयोजी यौगिकों के अंदर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इसके जो अवयव होते हैं वो तत्व भी हो सकते हैं और दो यौगिक भी हो सकते हैं। समझ में आया? यानी कि दो अलग अलग यौगिक अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो अलग अलग तत्व अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कठोर ठोस होते हैं। अब भाई कठोर ठोस कोई कब होता है? जब उसके कणों के बीच का अंतर परमाणु बल बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जब कण बिल्कुल आसपास चिपके हों तभी तो वो कठोर ठोस होगा। तो आयनिक यौगिकों के अंदर ऐसा ही तो होता है, क्योंकि इनके बीच के जो अंतर परमाणु बल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास चिपके होते हैं और ये कैसे होते हैं? कठोर ठोस होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं ये? हमेशा कठोर ठोस अवस्था में। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आयनिक यौगिक हमेशा कठोर ठोस ही क्यों होते हैं? तो आपने रीजन सिंपल लिख देना, क्योंकि इनके कणों के बीच के अंतर परमाणु बल सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? ये जो आयनिक आबंध, ये जो अंतर परमाणु बलों की हम बात कर रहे हैं, क्या होते हैं? आबंधी तो होते हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि आयनिक आबंध सबसे मजबूत आबंध होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सहसंयोजी यौगिकों में चलते हैं। सहसंयोजी यौगिक यह गैस, द्रव व नर्म ठोस होते हैं। अब क्योंकि अंतर परमाणु बल कम है तो ये ज़्यादातर गैस के रूप में रहते हैं, द्रव के रूप में भी रहते हैं, ठीक है। अब पर बल ही कम होंगे तो यार जो कण होंगे वो दूर दूर रहेंगे थोड़ा, और जिसके कण दूर दूर होते हैं वो या तो गैस होता है या वो द्रव होता है। और नर्म ठोस होते हैं। नर्म ठोस का मतलब क्या हो गया? आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉफ्ट होते हैं बहुत। क्लियर है अच्छे से? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके अंतर परमाणु बल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए तो बोल रहा था कि अगर ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये सब इजीली कर लोगे। थर्ड पॉइंट, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। फिर से वही पॉइंट आएगा अंतर परमाणु बलों वाला। क्योंकि अंतर परमाणु बल बहुत ज़्यादा होते हैं तो बलों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की मतलब जो आवश्यकता होगी हमारे लिए, मतलब ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। इसको इनके जो मतलब क्या नाम, इनकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से गलनांक और क्वथनांक इनके क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? तो आयनिक यौगिक के बीच की मतलब जो अंतर परमाणु बल होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है हमें। अब ये ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब गलनांक और क्वथनांक हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। उल्टा इसमें होता है बिल्कुल सहसंयोजी आबंधों में, ठीक है, या सहसंयोजी यौगिकों के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि इनके बीच के अंतर परमाणु बल बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे हो जाते हैं? कम। ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। अब देखो ठोस अवस्था में क्यों ये कुचालक होते हैं? क्योंकि भाई इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठोस अवस्था के अंदर वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनके पास कोई भी मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है, ठोस अवस्था में। अब कोई भी जो आयनिक यौगिक होता है वो द्रव अवस्था में जाते ही अपने आयनों में, टुकड़ों में मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं NaCl का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। NaCl, अगर मैं इस NaCl को द्रव अवस्था में लेकर आऊँगा तो ये जो NaCl होगा ये Na+ और Cl- की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इस रूप में टूट जाएगा। अब भाई विद्युत को तो आवेश की आवश्यकता होती है, चाहे वो आवेश पॉजिटिव हो चाहे वो आवेश नेगेटिव हो, हाँ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही तो आवेश आता है यार, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही तो आवेश आया होगा। Na+ और Cl- का मतलब क्या है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या छोड़े होंगे, है ना, तभी तो इनके ऊपर आवेश आया। और विद्युत किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमेशा आवेशित कणों के ऊपर। कार्बनिक यौगिक या सहसंयोजी यौगिकों के अंदर कभी भी आवेशित कण होते ही नहीं है। कभी होते हैं? आपने देखे नहीं होते ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। NaCl बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है, इसके पास कोई भी आवेशित कण नहीं है, इसलिए विद्युत का प्रवाह नहीं करेगा। लेकिन द्रव अवस्था में आते ही इस तरीके से आ जाते हैं। अब इनके पास आवेशित कण है और विद्युत को तो सिर्फ आवेशित कण चाहिए होते हैं प्रवाहित होने के लिए, तो ये द्रव अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। क्लियर है? इसका जस्ट उल्टा इसके अंदर होता है, ये किसी भी अवस्था के अंदर विद्युत के सुचालक
होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास मुक्त रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि इनके पास कोई भी आवेशित कण नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जल में घुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, जल में तो घुलनशील होते हैं ये, लेकिन यार जल के अंदर ऐसा होता क्या है? तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, जो हमारा जल होता है ना, वो एक ध्रुवीय विलायक होता है। ध्रुवीय विलायक, ध्रुव का मतलब समझते हो? मतलब इसके अंदर दो ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, एक बनता है पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव। क्लियर है ना? जैसे अगर हम जल का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे अगर हम देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इनके बीच में जो आबंध होते हैं उनकी वजह से इनमें प्लस का और माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर, मतलब 5th चैप्टर में आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, 5th चैप्टर में समझा दूंगा ये कैसे कैसे होता है। अभी बस आप इतना याद रखो, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है, जिसके कारण जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच के बल कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे ही हम आयनिक यौगिकों को जल में डालते हैं तो जल के ध्रुवीय विलायक होने के कारण जो यौगिकों के बीच के अंतर परमाणु बल होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये आयनों के रूप में टूट जाते हैं। समझ में आया? आप ये बात याद रखो अभी। ठीक है, इस बात को मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये 11th का टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम 10th का सिलेबस अच्छे से करेंगे। तो जल में घुलनशील इसलिए होते हैं, क्यों होते हैं जल में घुलनशील? क्योंकि जल कैसा विलायक है? एक ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, और जल की ये ध्रुवीय विलायक होने के गुण की वजह से ही आयनिक यौगिकों की जो मतलब जो अंतर परमाणु बल होते हैं वो कमजोर पड़ते हैं और आयनिक यौगिक आयन के रूप में टूट जाते हैं। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया 4th पॉइंट। लेकिन ये जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनके अंदर ये घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायकों का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे पेट्रोल हो गया, ऐसी चीज़ों के अंदर ये घुल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? पेट्रोल तो एक सॉल्वेंट नहीं होता, खैर मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। ठीक है, कहीं लिख मत आना उसमें पेट्रोल। ठीक है, चलो अवयवों के बीच अधिक अंतर परमाणु बल, तो ये तो आपको बताता ही आ रहा हूँ मैं हमेशा, ये तो बताने वाली बात थी भी नहीं। तो ये आपके बीच का मतलब जो क्या नाम आपके लिए आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों के बीच का अंतर है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, और रीजंस तो नोट करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप फिर भी रीजंस नोट कर लेंगे जो जो मैंने बोले हैं। ठीक है, स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल के अंदर घुलनशील होते हैं, क्यों? ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसा जल की ध्रुवीयता के कारण होता है, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसके कारण आयनिक यौगिकों के बल कमज़ोर हो जाते हैं और वो आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनके बीच के अंतर हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाइए अपने लास्ट टॉपिक पे, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, वैसे तो 3 अपर रूप होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है। तीसरे के बारे में इतना कोई पूछता नहीं है या इतना कोई सवाल आते नहीं है उसमें से। यहाँ से 2 क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इन दोनों में से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर रूप क्या होते हैं। देखो बच्चों, जब कोई भी तत्व एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाने लगे और ये जो रूप हों ये एक दूसरे से भौतिक गुणों के आधार पर और संरचना के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई तत्व भौतिक गुण और संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाने लगे उसको हम उसके अपर रूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन हीरे के रूप में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, और तीनों के ही भौतिक गुण जो होते हैं और संरचना जो होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल अलग होती है। समझ में आई इतनी बात कि अपर रूप क्या होते हैं? तो अब जरा मैंने यहाँ पर दोनों के अपर रूपों के भौतिक गुण और संरचना लिखी हुई है। जितने भी भौतिक गुण होते हैं इसके अपर रूपों के, यानी कि हीरे के और ग्रेफाइट के जितने भी भौतिक गुण आते हैं वो सब आते हैं संरचना की वजह से। ठीक है, संरचना की वजह से ही ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं यहाँ पर एक फोटो डाल दूंगा, आप वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो हीरा तो उच्च अपवर्तनांक पारदर्शी वस्तु होती है। ठीक है, कैसा होता है इसका अपवर्तनांक? अपवर्तनांक आप लाइट वाले चैप्टर में समझोगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि इसका अपवर्तनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ग्रेफाइट में आते हैं, ग्रेफाइट काले रंग का होता है, जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है। ठीक है, और अपारदर्शी वस्तु होती है, तो क्लियर ही है, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीरा जो है भारी, बिल्कुल एक भारी पदार्थ होता है और अब तक का सबसे कठोर पदार्थ ज्ञात है। ठीक है, यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी पदार्थ अभी तक मिले हैं जो मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, हीरा उसमें सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अभी बताऊंगा कि इस कठोरता का जो मतलब कठोरता का जो कारण है वो क्या है, वो भी पता चलेगा अभी संरचना में जब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ग्रेफाइट हीरे से हल्का होता है, चिकना होता है और फिसलनशील पदार्थ होता है, यानी कि अगर आप इसको टच करोगे ना तो आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे फिसलन हो जाएगी। देख लेना पेंसिल की लीड को इस तरीके से टच करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत चिकना होता है, फिसलनशील पदार्थ होता है। इसका कारण भी इसकी संरचना से होता है। ठीक है, देखो थर्ड,
विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कभी भी विद्युत का संचालन नहीं करता, हाँ लेकिन ऊष्मा का बहुत अच्छा संचालन करता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ऊष्मा को संचालित कर सकता है। और इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। उच्च गलनांक का कारण भी हमें संरचना से ही पता चलेगा, ठीक है। मैं बोलता रहा हूँ कि इनके भौतिक गुणों के जो कारण है वो सब संरचना में छुपे हुए हैं, ठीक है। तीसरा, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। देखो इकलौता ऐसा कार्बन का जो पदार्थ है, हम कह सकते हैं उसको कि ये कार्बन का पदार्थ होते हुए भी, ठीक है, कार्बन के सारे यौगिक कार्बन खुद विद्युत के कुचालक होते हैं ना, लेकिन ये कार्बन का पदार्थ होते हुए भी, उसका अपर रूप होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। लेकिन ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इसके थ्रू आप मतलब ऊष्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, विद्युत को कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं संरचना के ऊपर। ये जो हमने पढ़ा ऊपर, ये सब आया कहाँ से, हमें पता कैसे चला, उसके रीजंस ढूंढते हैं। देखो कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है वो अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। मैं यहाँ पर एक फोटो डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना कि कार्बन का जो एक परमाणु होता है वो 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि एक कार्बन का परमाणु हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि 4 आबंध बनाएगा, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसके पास कोई भी मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होते नहीं है कार्बन के पास, हीरे के पास, माफ कीजिएगा, हीरे के पास, हीरे के अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ठीक है। तो कार्बन के प्रत्येक परमाणु जो होते हैं हीरे के अंदर 4 से जुड़े होते हैं, और कार्बन का एक परमाणु 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कोई भी एक, मतलब कार्बन के किसी भी परमाणु के पास मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हीरे के अंदर कोई मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये ऊष्मा का या विद्युत का, सॉरी ऊष्मा का तो करता है, विद्युत का संचालन जो होगा वो कहाँ से करेगा। विद्युत भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर या आवेशित कणों के ऊपर ही तो चलती है। अब इसमें आवेशित कण ही नहीं है तो विद्युत का संचालन कैसे होगा, ठीक है, समझ में आया ना। क्योंकि हीरे के सभी परमाणु, यानी कि हीरे का कोई भी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसके पास मुक्त अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ये विद्युत का संचालन नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु बाकी 3 से जुड़ा होता है, ठीक है, एक कार्बन का परमाणु बाकी 3 से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसके पास चौथा, अब कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं अगर आप देखो तो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कार्बन होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो भाई ये भी बना रखा है इस ग्रेफाइट ने, ये भी बना रखा है, 3 ये जुड़ा हुआ है, लेकिन चौथा वाला इलेक्ट्रॉन तो यार खाली रह गया ना इसका। और प्रत्येक परमाणु के पास, यानी कि ग्रेफाइट के अंदर जितने भी परमाणु होंगे कार्बन के, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो यानी कि ग्रेफाइट के अंदर ही अंदर बहुत सारे खाली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का संचालन करता है। समझ में आया आपको, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ऊष्मा का तो कुचालक ही होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बहस करने वाली या बात करने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन की जो संरचना होती है वो त्रिआयामी संरचना होती है, दृढ़ होती है। दृढ़ का मतलब समझते हो, मतलब बहुत कठोर, या जो अगर हम उसके ऊपर बल लगाएं तो वो टूट जाए, जिसके टुकड़े हो जाएं, उसे हम दृढ़ बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसके ऊपर आप बल लगाओगे तो वो थोड़ा बहुत मतलब टूटेगा नहीं, टुकड़ों में टूटेगा नहीं, बिल्कुल मतलब अपनी शेप चेंज कर लेगा, एक तो वो होता है, ठीक है। और एक होता है जिसके ऊपर अगर आप हथौड़ी से मारोगे, किसी भी चीज़ से मारोगे, वो टूट जाएगा, जैसे कांच, शीशा, ठीक है, शीशे का एग्जाम्पल ले सकते हो। शीशे पे हिट करोगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ बोलते हैं। तो त्रिआयामी संरचना होती है इसकी हमेशा। त्रिआयामी का मतलब क्या हुआ, 3D, ठीक है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका बनता है। यही संरचना इसकी कठोरता का कारण भी होती है, क्योंकि भाई इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इतने सारे सहसंयोजक आबंध एक साथ जुड़े होते हैं एकदम टाइटली, तो कठोर नहीं होगा पदार्थ इस वजह से, ठीक है, क्लियर है। सहसंयोजक आबंधों के समूह को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिए होती है। अब इतने सारे सहसंयोजक आबंध एक पूरे उसके अंदर हैं, संरचना के अंदर हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संरचना बनी हुई है, ठीक है। तो अब उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, है ना, ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। चलो इसको आप ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो एक कमरा है और एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, मुझे दोनों को तोड़ना है, तो मेरे को या मुझे किसमें ज़्यादा मजदूरों को लगाना पड़ेगा, एक कमरे को तोड़ने के लिए, एक 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा मजदूरों को लगाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है भाई, वो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत ही सारे सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। समझ में आ गया, पक्का समझ में आया। ग्रेफाइट के लिए ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इसकी जो संरचना होती है ना, वो 3 परमाणुओं के साथ जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाता है, ठीक है। और ये षटकोण एक दूसरे के ऊपर परत की तरह एक दूसरे के ऊपर जमे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से जुड़ेगा और ये एक पूरी परत बनेगी। अब ये परत दूसरी परत के ऊपर कुछ इस तरीके से होगी, जिसकी वजह से ये फिसलन भरा होता है। समझ में आ गया। बाकी आप, मैंने इमेज डाल दी थी, मतलब डाल दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना उसको, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है कार्बन के अपर रूप। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है, ठीक है। और इसके बाद बस एक बचा है जिसको हम बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं, ठीक है। उसका जो संरचना होती है वो एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है। उसके अंदर एक कार्बन बाकी के
तीन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, ठीक है, या वो सिलेबस में नहीं है हमारे, तो उन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। आप लोग बस उसके मतलब क्या नाम फुटबॉल वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, बस इतना ही पढ़ना है उसके अंदर, और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए तो आपकी ये वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें थोड़ा आगे जो हमारी क्या नाम समझाती है श्रेणी वगैरह होती है और नाम कैसे लिखते हैं ये सब करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, इसको नोट कर लीजिए।